नमस्कार। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान दाना कल रात तक ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में दस्तक देगा। कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ने की आशंका। तूफान के प्रभाव से बिहार के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना। कटिहार रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 6 जोड़ी रेलगाड़ियां रद्द। जन स्वराज पार्टी ने तरारी और बेलागंज से उम्मीदवारों को बदला। तरारी से किरण सिंह और बेलागंज से मोहम्मद अमजद नए प्रत्याशी घोषित। और शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को राज्य के सरकारी स्कूलों में खरना की छुट्टी घोषित की। अब समाचार विस्तार से। भीषण चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों भीतरकनिका और धामड़ा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अभी चक्रवात ओडिशा के पारादीप से 520 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से 600 किलोमीटर की दूरी पर है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर मौसम में बदलाव हुआ है। कटिहार और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले के विभिन्न भागों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि कुछ भागों में तेज हवा चलेगी। इसका बिहार में परोक्ष रूप से किसी प्रकार की असर नहीं पड़ने की संभावना है, जो कि डायरेक्ट हम कहते हैं, जो कि विंड के रूप में रहता है, रेनफॉल के रूप में रहता है। लेकिन अपरोक्ष रूप से जो होती है आउटर बैंड से, उसमें आप देखेंगे पूर्वी भाग में राज्य के जो है सो हल्की सी बारिश, हल्के से मध्यम स्तर की तथा ठंडर और स्ट्रॉम की गतिविधियां, साथ ही साथ आपको हवा की गति थोड़ा आपको पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे। जैसे लैंडफॉल होने के बाद वो कमजोर हो जाता है। वो सिस्टम जब आगे जैसे जैसे मूव करेगी, लैंडफॉल की ओर आएगी जहाँ उड़ीसा में, तो वो क्या होता है, उसका जो आउटर बैंड होता है उसके खास करके उसका प्रभाव आता है हमारे यहाँ करके। जो बांका हुआ, भागलपुर हुआ, जमुई हुआ, इसके अलावा जो सटे है नवादा हुआ, इन सब जिलों में जो देखने को आपको थोड़ी सी असर उसको देखने को मिलेंगे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर कटिहार मंडल से गुजरने वाली 6 जोड़ी रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया है। आज खुलने वाली कामाख्या बेंगलुरु एक्सप्रेस, सिलचर सिकंदराबाद एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया गया है। साथ ही बेंगलुरु कामाख्या एसएफ एक्सप्रेस और सिकंदराबाद सिलचर एक्सप्रेस 26 अक्टूबर को रद्द रहेगी, जबकि कामाख्या बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन को 27 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न भागों में बुनियादी संरचनाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री कुमार आज सुपौल में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भपटियाही में 29 करोड़ 90 लाख की लागत से बने रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। साथ ही मॉडल भपटियाही थाना के नए भवन का लोकार्पण और सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में 22 करोड़ 8 लाख की लागत से निर्मित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सह पंप हाउस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य सहित कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य तेज हो गया है। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इन चारों सीटों पर 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि आज इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चारों सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, जबकि ताजा घटनाक्रम में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने तरारी और बेलागंज सीट से अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। आरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भोजपुर के तरारी से किरण सिंह पार्टी की उम्मीदवार होंगी, जबकि गया के बेलागंज से मोहम्मद अमजद पार्टी के नए प्रत्याशी होंगे।
निर्वाचन आयोग आगामी 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रदेश भर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा। इस दौरान मतदाता निर्वाचक सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने तथा नाम पता में किसी भी तरह के संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 2 नवंबर, 3 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर को विशेष पुनरीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज से भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आरंभ कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) के माध्यम से यह बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल केंद्रीय भंडार, मोबाइल वैन, नेफेड और ई-कॉमर्स के माध्यम से 70 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा चना 58 रुपए प्रति किलो, भारत मूंग दाल 107 रुपए प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलो मिलेगी। श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग महंगाई पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में खरीद कर रखा था, वो आज हम इस त्योहार के समय मार्केट में बेच रहे हैं। पल्सिस का इस बार भी MSP भी बढ़ा दिया है, इसका ज्यादा प्रोडक्शन हो। बीज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही साथ नाफेड और NCCF इसका एक एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। जो भी इसमें उगाते हैं उसका पूरा खरीदने का वादा भी कर रहे हैं। विभिन्न शिक्षक संघों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में छठ महापर्व के दौरान 6 नवंबर को खरना की छुट्टी भी घोषित कर दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अब से थोड़ी देर पहले अधिसूचना जारी की। इससे पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खरना की छुट्टी को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। ITBP के कल होने वाले स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आज पटना जिले के फुलवारी शरीफ के गौनपुरा पंचायत में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ITBP के कमांडेंट अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 24 अक्टूबर को। उसके उपलक्ष्य में जो है कि एक दिन पहले हमने गौनपुरा पंचायत में जो है कि कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो है कि स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, प्लांटेशन, पेंटिंग प्रतियोगिता, हथियार जो ITBP में जो यूज होता है उसके बारे में परिचय कराना और मेडिकल कैंप, चिकित्सा शिविर लगाया गया है। प्रदेश में आगामी रबी मौसम के दौरान लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं और अन्य फसलों की खेती होगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आज इसकी जानकारी दी। पटना में रबी महाअभियान का उद्घाटन करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि इसमें से लगभग 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाएगी। वहीं मक्का, जौ और दलहन की कुछ फसलें भी लगाई जाएंगी। रबी कृषि महाअभियान के बारे में मंत्री ने कहा कि इसका मकसद किसानों को उन्नत खेती के बारे में बताना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है। श्री पांडे ने कहा कि किसानों को इस महाअभियान के दौरान कृषि विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जो दलहन तिलहन की हमारे फसलें हैं, चना, मसूर, मटर, ऐसे फसलों के बीज को, गेहूं के बीज को किसानों को उपलब्ध कराना और इसके साथ ही जो बागवानी के माध्यम से किसानों के लाभ को हम बढ़ा सकते हैं, चाहे उनके आलू, प्याज, टमाटर के उत्पादन को बढ़ाना हो या मधुमक्खी पालन का काम करना हो, इन सारे कार्यों पे हम फोकस कर रहे हैं। और जो बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज और अनुदान पे बीज उपलब्ध कराना है। बिहार की सरकार लगभग 225 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बीज बिहार के किसानों को उपलब्ध करा रही है, ताकि आगे आने वाले समय में बिहार में बीज उत्पादन भी बढ़े और किसानों को अधिक लाभ भी मिल सके। तो आज ये रबी महाअभियान की शुरुआत हम सब लोगों ने की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसका लाभ उन्हें लेना चाहिए। इस रबी महाअभियान का अगर एकमात्र उद्देश्य है तो उसका उद्देश्य है किसान की उत्पादकता में वृद्धि, फसल की उत्पादकता में वृद्धि और अंतोगत्वा किसान की आय में, क्योंकि वो अन्नदाता है और बिहार का किसान किसी परिचय का मोहताज। आज रबी फसल में मक्का के क्षेत्र में बिहार में जो क्रांति आई, वो क्रांति किसी परिचय की मोहताज नहीं है तथा अन्य राज्यों के लोग आकर के बिहार में देख रहे हैं। और कई फसलें जहाँ पॉकेट्स में हमारे किसानों ने बहुत ही अच्छा काम, हम लोग बहुत आगे आए हैं। हमारी उत्पादकता पिछले 3 कृषि रोड में लगातार बढ़ी, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है हम सबके साथ कि हम इसमें और वृद्धि कर सकते।
जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम ने बाढ़ से क्षति का आकलन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़ी सहायता राशि जारी करेगी। केंद्र सरकार ने खुद भी, हम लोग तो मांग ही रहे थे और मांगते तो पहले भी थे यूपीए की हुकूमत में, लेकिन मिलता कहाँ। इस बार केंद्र की सरकार मुखातिब है, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के प्रस्ताव दिया है और हम लोगों ने भी बात की थी, क्योंकि हम लोगों का बाढ़ प्रभावित इलाका है और पूरा प्रदेश समझिए 73% बाढ़ प्रवण यानी फ्लड प्रोन एरिया। केंद्र ने मदद करने का भरोसा दिलाया है और हम लोग पूर्ण आश्वस्त, इस डबल इंजन की सरकार में जो हानि होती है उसके अनुरूप उसको फिर से विकास की पटरी पे लाने में सहायता केंद्र से मिलेगी। कर्नल सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मुकाबले में मध्य प्रदेश ने बिहार को पारी और 214 रन के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के अंतिम दिन बिहार की दूसरी पारी केवल 78 रनों पर ही सिमट गई। इससे पहले मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 4 विकेट पर 404 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। 11 नवंबर से राजगीर में आयोजित होने वाली एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर राज्य में जारी ट्रॉफी गौरव यात्रा आज बेगूसराय पहुंची। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने गांधी स्टेडियम में गौरव यात्रा का स्वागत किया। यह यात्रा खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में पहली बार हॉकी की किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक खेल मैदान बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को 15 नवंबर तक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने को कहा है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड मध्य पूर्वी क्षेत्र की ओर से भूजल संसाधनों के प्रबंधन को लेकर आज से पटना में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक राजीव रंजन शुक्ला ने किया। गोपालगंज के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज समाहरणालय परिसर में मोबाइल पासपोर्ट कैंप का उद्घाटन किया। सारण जिले में जिलाधिकारी के निर्देश पर जन वितरण दुकानों की जांच की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान दाना कल रात तक ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में दस्तक देगा। कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ने की आशंका। तूफान के प्रभाव से बिहार के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना। कटिहार रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 6 जोड़ी रेलगाड़ियां रद्द। जनसुराज पार्टी ने तरारी और बेलागंज से उम्मीदवारों को बदला। तरारी से किरण सिंह और बेलागंज से मोहम्मद अमजद नए प्रत्याशी घोषित। और शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को राज्य के सरकारी स्कूलों में खरना की छुट्टी घोषित की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।